Hello everyone, this is the doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पीरियोडिक टेबल। तो सभी लोगों ने रिवाइज किया है अभी तक जितना पढ़ा दिया 6 लेक्चर्स में। ये हमारा 7th लेक्चर्स है। 6 लेक्चर में जितना भी पढ़ा दिया है सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कर सकता है। आप लोगों को कोई MCQ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से। मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी, हर एक क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है जी। तो किसी को कोई डाउट है? डाउट है किसी को? नहीं है, वेरी गुड। तो चलिए जी, जैसे कि हमारे हर सेशन में हमारा एक रूल है कि हम आगे बढ़ने से पहले पिछला रिवाइज करते हैं 10 मिनट्स। तो पहले हम 10 मिनट्स रिवाइज करते हैं, देन हम आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का आर्टिकल फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल की जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी थी वो थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस पर बेस्ड थी वो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी। किसने दिया था? रैंक एंड वर्नर ने दिया था। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला था? पीरियड्स बोला था। 18 वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला था? ग्रुप्स बोला था, जिसमें कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक को रखा गया। ठीक है जी, ओके जी। थर्ड ग्रुप में 6 and 7 पीरियड में एफ ब्लॉक को रखा गया। 6 पीरियड का नाम क्या था? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स का दूसरा नाम क्या था? रेयर अर्थ मेटल्स। कहाँ से कहाँ तक इसमें एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे थे? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक। ठीक है जी। उसके बाद 7 पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोला था? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का मैंने दूसरा नाम बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो जरा। वेरी गुड, सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है जी। कहाँ से कहाँ तक था ये? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। फिर मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप ही क्यों रखे गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। डी ब्लॉक को नो डाउट 3 to 12 रखा गया, लेकिन 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए? पी ब्लॉक को नो डाउट 13 to 18 रखा गया है, टोटल 6 ग्रुप ही क्यों रखे गए? मैंने बताया था। मुझे अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। मुझे जल्दी से बताइए क्यों रखा गया था। आप लोग बताएंगे। मैंने अभी तक 6 लेक्चर्स हो गए हमारे, 6 लेक्चर्स में मैंने रिपीट कराया, ऐसा क्यों था? देखिए, जो एस सबशेल होती है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होते हैं। अब आप पूछोगे कि ऑर्बिटल क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है, और ऑर्बिटल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स को क्यों रखा गया? 12 ग्रुप्स को क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसलिए डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप के होते हैं। अब तो बता दो, क्योंकि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। 3 ऑर्बिटल में अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए एफ ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी। फिर मैंने बताया था कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में क्यों रखा गया? उसके लिए अलग ग्रुप क्यों नहीं बनाया गया? या फिर उसको और किसी ग्रुप में भी तो रख सकते थे। ऐसा क्या था थर्ड ग्रुप में कि एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के अंदर ही रखा गया? मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D
इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D का जब हम सम करते हैं तो वो 3 आता है। इसलिए F ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में रखा गया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक जनरल ट्रेंड बताया था, जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जिसकी वजह से नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है और मेटेलिक नेचर कम होता है। ठीक है जी, मैंने इतना बता दिया था। एक और मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो IP, EA एंड EN यूजुअली कम होते हैं। यूजुअली बोल रही हूँ, एक्सेप्शन है उसमें पढ़ेंगे। यूजुअली जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन IP, EA, EN एक कम होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन IP, EA, EN ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं यूजुअली। एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक आएगा, कोई चक्करबाजी नहीं। मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 लेक्चर्स में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ख़त्म करा दूँ। पीरियोडिक टेबल बेस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब मैंने प्रॉमिस किया है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी कि आगे आपको इतना इजी हो जाएगा, आप तो कहोगे मैम खुद दोगे आप उसका आंसर। ठीक है, तो एक लेक्चर में तो पीरियोडिक टेबल ख़त्म नहीं होगा, लेक्चर्स आएंगे, ध्यान से देखना है सारे लेक्चर्स को। ठीक है जी, तो ये पढ़ लिया हमने मेटेलिक नॉन मेटेलिक। उसके बाद मैंने एसिडिक और बेसिक का नेचर बताया था। जब भी हम ऊपर से नीचे आते तो यूजुअली बेसिक नेचर बढ़ता है, और जब भी हम पीरियड्स में जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, मेटल्स में ऑलवेज कैसे देखा जाता है? मेटल्स में ऑलवेज कैसे देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखा जाता है, और नॉन मेटल्स में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए जी, फिर मैंने आपको आयनिक और कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट बताया था। जब भी आयनिक कोवेलेंट निकालना हो कहाँ से निकालेंगे? जल्दी बताओ। जब भी आयनिक और कोवेलेंट का अगर हमें आंसर निकालना है तो कहाँ से निकालेंगे? ऑलवेज पोलराइजेशन। कहाँ से? ऑलवेज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फॉर्मूला बताया था, चाहे कैटाइन का चार्ज हो या फिर एनाइन का चार्ज हो, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि कैटाइन के साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट नेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक नेचर के। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर था। हमारा टॉपिक ये चल रहा था, लास्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था ना, आप अगर एटॉमिक नंबर दिया है तो उसका ग्रुप नंबर, पीरियड्स एंड ब्लॉक कैसे निकालेंगे? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? कल जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ, उसके PYQ सब आपको ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा है तो कैसे निकालेंगे कि किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। मैंने बता दिया था, अब आप मुझे खुद बताएंगे कि कैसे निकालेंगे। मैं नहीं बताऊंगी इस क्लास में, आप खुद बताएंगे। मैंने 6th क्लास में मैंने आपको रिपीट करा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पर पढ़ रहे थे? पहला हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने S एंड P कंप्लीट कर लिए थे अपने। अब हम D एंड F ब्लॉक कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कोई एलिमेंट S ब्लॉक का है तो वो S ब्लॉक, ऐसा क्या था उसमें कि वो S ब्लॉक का है? कुछ ना कुछ तो देख के उसको S ब्लॉक में रखा होगा ना। बिकॉज अगर कोई एलिमेंट S ब्लॉक का है तो S ब्लॉक का इसलिए है बिकॉज उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उस एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में जा रहा है। उस एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S सब शेल में जा रहा है, इसलिए उस एलिमेंट को S ब्लॉक में रखा गया। कोई एलिमेंट अगर P ब्लॉक का है तो P ब्लॉक का क्यों है? बिकॉज उस एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P सब शेल में जा रहा है, इसलिए वो एलिमेंट P ब्लॉक का है। अगर कोई एलिमेंट D ब्लॉक का है तो वो D ब्लॉक का क्यों है? बिकॉज उस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है तो वो D सब शेल में जा रहा है,
इसलिए वो एलिमेंट डी ब्लॉक का है। अगर कोई एलिमेंट एफ ब्लॉक का है तो वो एफ ब्लॉक का क्यों है? बिकॉज उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल में जा रहा है, इसलिए वो एलिमेंट एफ ब्लॉक का है। क्लियर है यहाँ तक? फिर मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए का नाम आप खुद बताएंगे, सेकंड ए का आप नाम खुद बताएंगे। फर्स्ट ए का जो नाम बताया था उसके पीछे रीजंस क्या बताया था वो भी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद फर्स्ट ए की याद करने की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? है लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ओके जी। एंड सेकेंड की क्या ट्रिक बताई थी मैंने याद करने की? बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने बताई थी फर्स्ट ए की +1, उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद कल हमने पी ब्लॉक पढ़ा था। पी ब्लॉक में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट थे? 13 to 18। 13 को बोरोन फैमिली, 14 को कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के लगा एक और नाम क्या था? निक्टोजन फैमिली। क्यों बोला था? सफोकेटिंग एजेंट का काम कर देते हैं। गला चौक खुद बोलते हैं ना, गला चौक हो गया, तो स्टिफलिंग एजेंट का काम करते हैं। 16 ग्रुप को चैल्कोजेंस फैमिली क्यों बोला था? बिकॉज और फॉर्मेशन करते हैं। 17 ग्रुप को हेलोजेंस क्यों बोला था? हेलो मतलब सॉल्ट एंड जेंस मतलब सॉल्ट फॉर्मेशन। एंड 18 ग्रुप को नोबल गैसेस बोला था। एक और नाम बोला था इनर्ट गैसेस। क्यों बोला था? क्योंकि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, सबसे ज़्यादा आईपी पाया जाता है। अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे भी ना बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनर्ट गैसेस बोलते हैं 18 ग्रुप को। क्लियर है? मैंने बताया था 13 ग्रुप को याद करने की ट्रिक, बैगन, आलू, गाजर, इन थैली। ये तो आप लोग पता होगी, नहीं पता है तो मैंने जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने ट्रिक्स भी लिखी हुई है। आपको फाइन जो चीज़ें बोल के बता रही हूँ वो आपको नोट्स में मिलेगी मेरे। ठीक है? बैगन, आलू, गाजर, इन थैली। 14 ग्रुप को कहे सीता जी, सोनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SNPB। 15 ग्रुप को नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी से याद करना है। 16 ग्रुप के एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है? ओल्ड स्टाइल से टिपो। 17 ग्रुप को कैसे याद रखना है? फिर कल भाई आंटी। एंड 18 ग्रुप को कैसे याद रखना है? वो तो हमें पता है, हमने जब वो निकाले थे, किसी का एटॉमिक नंबर दे दिया था, फिर हमने याद है क्या निकाले थे? पीरियड्स निकाले थे, तो एटॉमिक नंबर से तो निकाले थे। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ोनॉन 54, रेडॉन 86 और 118। चलिए जी, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से पूछिए किसी को कोई डाउट है तो। PYQ लगाते हुए चल रहे हैं ना आप लोग? डेली 50 क्वेश्चन का टारगेट चाहिए मुझे, डेली 50 क्वेश्चन लगाने हैं। 50 से एक भी क्वेश्चन कम नहीं होना चाहिए, तभी आके बेस बनेगी। आगे इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे, इतना मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में आपको। ठीक है? तो डेली अभी से इसकी प्रैक्टिस बना लो। अगर आपने एक महीना भी अगर 50 क्वेश्चंस करने की आपने आदत बना ली ना, तो फिर आपके डेली रूटीन में आ जाएगा कि हमें क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज करना है एंड देन उसके बाद हमें 50 क्वेश्चन लगाने हैं। वो अपने आप ही हैबिट में आ जाएगा। ठीक है जी? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ते हैं। डी ब्लॉक, पहले तो ये मुझे ये बताओ, डी ब्लॉक को मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया था? डी ब्लॉक को 3 to 12 तक रखा गया है। ठीक है? टोटल डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं। क्यों 10 ग्रुप्स होते हैं? बिकॉज जो डी सबशेल होती है, डी सबशेल, सबशेल जानते हो, S, P, D एंड F, इसको बोलते हैं सबशेल। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल मैंने अभी बताया, ऑर्बिटल वो चीज़ होती है जहाँ पर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है जी? मैक्सिमम फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। एंड ऑर्बिट क्या बताया था? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसको बोला था ऑर्बिट। तो जो डी सबशेल होती है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती है, ये तो हमको पता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे?
10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। नो डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर जी मैम ये बताइए कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ डी ब्लॉक में क्यों रखा गया? ऐसा क्या देखा गया कि उसको सिर्फ डी ब्लॉक में रखा गया? बिकॉज क्यों रखा गया, जल्दी बताओ। क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए ना, इसमें वो एलिमेंट्स रखे गए जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो डी सबशेल में जा रहा था। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो डी सबशेल में जा रहा था, इसलिए इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक्स में रखा गया। क्लियर है? चलिए जी, अब देखिए मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया था इलेक्ट्रॉनिक फिल करने का। मैंने बताया था जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है वही होता है। नोबल गैसेस NS में इलेक्ट्रॉन, N-2F में इलेक्ट्रॉन, N-1D में इलेक्ट्रॉन, Np में इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। नो डाउट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पर्टिकुलर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS0 to 2 एंड N-1D 1 to 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया देखो। नो डाउट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो नो डाउट 1 इलेक्ट्रॉन से आप 10 इलेक्ट्रॉन्स तक तो फिल करोगे, तो N-1D के इलेक्ट्रॉन तो समझ में आते हैं। लेकिन आप बोलोगे मैम डी में हम फिल करे गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझ में आता है, लेकिन यहाँ NS0 to 2 क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले कौन से ग्रुप थे? S ब्लॉक, फिर D ब्लॉक। तो इसमें डी ब्लॉक में हम एलिमेंट्स में आगे पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया है, जब भी हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें एक्सेप्शन पाए जाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में चले जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में चले जाते हैं, या फिर S ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन D में आ जाते हैं। इस वजह से जो NS में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राउट डाउन होता है। ओके, क्योंकि D से पहले कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो D में तभी तो फिल होंगे जब S में आ रहे हैं। क्लियर हुआ कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D का लिख रहे हैं तो उसमें S क्यों आया है? बिकॉज D ब्लॉक S ब्लॉक के बाद ही तो आया है, तो D ब्लॉक में आने से पहले S ब्लॉक में भी तो गए होंगे ना, इसलिए S ब्लॉक में भी कॉन्फ़िगरेशन काउंट होगा। चलिए जी देखो, मैंने बताया था S ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, इसमें टोटली मेटल्स होती हैं, जबकि P ब्लॉक में नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, मेटल्स तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। मुझे मेटलाइट्स के नाम कमेंट में बताओ जल्दी से, डेली याद करते हुए चलेंगे, डेली याद हो जाएगा हमें, ठीक है। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में नो डाउट सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। टोटल डी ब्लॉक में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 40 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, नो डाउट हमने फर्स्ट डे की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी +1, सेकेंड डे की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी +2, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स इन NS एंड N-1D, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना NS एंड N-1D के, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में? बिकॉज उसकी जो एनर्जी होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है। फिर से बताती हूँ, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है? नीट में PYQ आया हुआ है, हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है? तो उसका आंसर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन NS एंड N-1D बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? बिकॉज इसकी जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit variable oxidation state
बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन NS and N-1d participate in bonding due to their almost same energy. क्लियर है? चलिए जी, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना कलर शो करते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं कलर शो करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कोई भी एलिमेंट कलर क्यों शो करता है, मुझे कोई बताएगा? मुझे कोई बताएगा? कोई भी एलिमेंट्स, मैं सिर्फ डी ब्लॉक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी एलिमेंट्स कलर शो क्यों करते हैं? देखिए, कोई भी एलिमेंट्स कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? बिकॉज वो विजिबल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, जो कि विजिबल नहीं होती। हायर एनर्जी स्टेट विजिबल नहीं होती और स्टेबल होती है, तो उनको अपनी हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। उनको अपनी हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं, एनर्जी को निकालते हैं, और वही एनर्जी हमें कलर के फॉर्म में विजिबल होती है। क्लियर है? और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर क्यों शो करते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। क्लियर है? एक सेकेंड बच्चा बाटी। हाँ जी, तो सबको क्लियर है ना कि कोई भी एलिमेंट्स कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। 2 पॉइंट्स बताए मैंने अभी तक कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में टोटल मेटल्स आती हैं, टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बताया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1d पार्टिसिपेट इन, किस में पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। चलिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का बच्चों एक और नाम होता है ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे। यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्यों कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं? अभी बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए डी ब्लॉक में। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक के ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? बिकॉज ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है जी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ब्रिज बनाते हैं किसके और किसके बीच में? एस ब्लॉक के बीच में एंड पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज बनाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। लेकिन जो वॉलेटाइल मेटल्स होती है, मुझे नाम तो बताओ ज़रा। वॉलेटाइल मेटल्स मैंने किस ग्रुप के मेंबर्स को बोला था? 12th ग्रुप के मेंबर्स को। वेरी गुड। 12th ग्रुप के मेंबर्स को मैंने वॉलेटाइल, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट थे? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं बोलते। आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं बोलते, मैं अभी बता देती हूँ। बिकॉज इसकी जो पेनल्टीमेट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल होती है। सुनना है, अभी आगे बताऊंगी क्या होती है ये पेनल्टीमेट शेल। तो फिर से सुनिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक को? बिकॉज ये ब्रिज बनाती हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच। ओके, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स के बीच में ब्रिज बनाती है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन 12th ग्रुप को, वॉलेटाइल मेटल्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इसकी पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है जी। ओके, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं नो डाउट 3 to 12 तक होते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं सबसे पहले जो पीरियड स्टार्ट होता है डी ब्लॉक का, वो स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। कहाँ से स्टार्ट होता है?
फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज पहली बार जो डी बना था, वो कहाँ से बना था? 3D से बना था। इसलिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर जो भी एलिमेंट आएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट से, वो स्टार्ट होते हैं फोर्थ पीरियड से। क्योंकि पता है, अब आप बोलोगे कि मैम हमने मान लिया कि फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन ये भी पता है कि क्यों स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से? बिकॉज सबसे पहले जो आएगा डी, जो भी आएगा या फिर जो भी बनेगा डी में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? डी 3D से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 3D से स्टार्ट होता है। यहाँ पर n का नंबर क्या है? 3, और जो d का नंबर है मैंने बताया था S, P, D एंड F, 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पर d का नंबर कितना आ गया? कितना नंबर आ गया? 2। इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑलवेज कम होना चाहिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, वही पीरियड बनते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 2D होता तो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो जाते, तो कभी वो सेम नहीं हो सकते, वो बिलोंग ही नहीं करेगा। इसलिए डी ब्लॉक में ऑलवेज फोर्थ पीरियड से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। फोर्थ पीरियड से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। क्यों स्टार्ट होते हैं? बिकॉज डी में पहली बार जो स्टार्ट हुआ था वो 3D से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद नहीं होते मैम, है ना? कोई बात नहीं, एक मैंने प्रॉमिस किया है, एक एलिमेंट फिंगर्स पे याद करवा दूंगी, ठीक है? तो आगे देखिए, यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे उन एलिमेंट्स को, बोर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसके एलिमेंट्स भी याद कराऊंगी। चलिए, तो हमारे 3 ब्लॉक हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया एंड पी ब्लॉक हो गया। अब हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मैंने आपको एक और नाम बताया था। क्या बोला था? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अब इनर ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज आपको पता है कि एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में टोटल मेटल्स होती हैं। चलिए, डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स थे? 40 एलिमेंट्स। अब पढ़ते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। 14 एलिमेंट्स होते हैं। एक मिनट देखो, सुनो, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान से सुनना, 40 नहीं, एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि जो 6th पीरियड में लेंथेनॉइड्स को रखा गया है उसमें 14 एलिमेंट्स, एंड 7th पीरियड में जो एक्टिनॉइड्स को रखा गया है उसमें 14 एलिमेंट्स। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक में? 28। क्लियर है? ओके जी, एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6th एंड 7th पीरियड में रखा गया है। ये तो पता है ना हमको कि जो एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6th एंड 7th पीरियड में रखा गया है। थर्ड ग्रुप में क्यों रखा गया है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D का जो सम आता है वो 3 आता है, इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में रखा गया। अब जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है जी, एक 6th पीरियड में एंड एक 7th पीरियड्स में। जो 6th पीरियड में एलिमेंट को रखा गया है वो है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को एक और बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। यहाँ पर एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक बताए थे मैंने? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक लेंथेनॉइड्स आते हैं। एंड 7th पीरियड्स, जो दूसरा ग्रुप डिवाइड किया गया है ब्लॉक को, वो किया गया है 7th पीरियड्स में, जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स या फिर सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? मैंने एक फंडामेंटल ट्रिक बताई थी, जब भी एटॉमिक नंबर 82 के ऊपर सारे एलिमेंट्स, 82 के ऊपर सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड 92 एटॉमिक नंबर के बाद सारे एलिमेंट्स ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स का मतलब होता है सिंथेटिक एलिमेंट या फिर मैन मेड एलिमेंट। क्लियर है?
हमेशा याद रखना Z इज इक्वल टू 82, मतलब एटॉमिक नंबर 82 के बाद सारे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एंड 92 के बाद सारे एलिमेंट्स को ट्रांसयूरिक एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स या फिर मैन मेड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो क्लियर है सबको। 6 पीरियड में लैंथेनॉइड्स एंड 7 पीरियड में एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम एंड एक्टिनॉइड्स 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। लैंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 28 एलिमेंट्स। अब इसमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो उसका फॉर्मूला होता है n-2f1 n-1d 0 to 1 एंड ns2। ओके जी, याद करना है ढंग से बिल्कुल। तो लैंथेनॉइड्स में हम करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला में याद हो गया, हम लिखते हैं। लैंथेनॉइड सबसे पहले कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, 6 पीरियड से। तो सबसे बार मैंने कन्फिग्रेशन बनने की ट्रिक बताई थी, नोबल गैसेज, उसके बाद S ब्लॉक, फिर उसके बाद n-1d, उसके बाद n-2f एंड np के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 6s2 5d 0 to 1 एंड 4f 1 to 14 एंड एक्टिनॉइड 7 पीरियड से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 7s2 6d 0 to 1 एंड 5f 1 to 14। क्लियर है, ये हमारा एफ ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ये एफ ब्लॉक को हमने ओवरव्यू लिया है, ये समझो ये कंप्लीट हो गया। अभी तो आगे आगे देखो कितना मज़ा आता है इस चैप्टर में। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पर हम पढ़ रहे थे कि एस ब्लॉक में क्या क्या है, एस ब्लॉक में क्यों रखे गए उन एलिमेंट्स को सब पढ़ा था। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। यहाँ पर आज हम यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज हमारी क्लास लेट भी हो गई है तो आज यहीं रखते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लेक्चर सारे देखने हैं, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे तो आप पढ़ो ही ना, सारे लेक्चर देखने हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही ना सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और कल से जो अपनी क्लास स्टार्ट करूँगी, कल सबसे पहले हम जितना पढ़ चुके हैं उतना हम कवर करेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी PYQ, तो पूरा रिवीजन हम PYQ से पहले करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो किसी को कोई डाउट है, किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी को कोई PYQ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगी। डाउट है किसी को? तो चलिए आज की क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में भी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है आपको तो उसको शेयर करो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। ओके जी, तो ताकि उन पे भी स्प्रेड हो। केमिस्ट्री को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सब बच्चों की एक प्रॉब्लम होती थी कि केमिस्ट्री को कैसे याद रखें, है ना। तो वो मैंने बिल्कुल आसान बता दी। जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा ना तब आप खुद ही आपको फिंगर्स पे हर एक चीज़ खुद रटी हुई होगी, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके जी, तो चलिए मेहनत करते रहिए। डेली जो मैं पढ़ाती हूँ उस लेक्चर को रिवाइज करते हुए चलना है। उसके लिए आपको उतने PYQ लगाने हैं 50। ओके जी, तो कल का सेशन स्टार्ट रखना। कल हम सेशन स्टार्ट होते ही अपने क्वेश्चन से करेंगे। ओके जी, तो चलिए आज ही तक पढ़ते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आया है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ओके जी, ओके बाय, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।